शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 15। कथावाचक निधि सहगल। सतीश ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह डॉक्टरी पढ़ना नहीं छोड़ेगा। इसलिए दूसरे दिन संध्या समय किसी से भी कुछ न कहकर वह बिहारी को साथ लिए अपने पुराने डेरे पर जा पहुंचा। वह मकान उस समय भी खाली पड़ा था। मकान मालिक से मिलकर उसने 6 महीने का बंदोबस्त कर लिया और निकट ही एक हिंदू आश्रम में जाकर पता लगाकर एक रसोईदार नियुक्त कर लिया और प्रसन्न होकर बाहर निकल पड़ा। बिहारी ने अपनी सहमति प्रकट की। रास्ते में चलते चलते सतीश बोला, काम तो अच्छा नहीं हुआ बिहारी। जो भी हो उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इसके सिवा माना जाए तो मेरे लिए ही उसका डेरे का काम छूट गया। एक बार खबर देनी चाहिए। बिहारी समझ गया और चुप हो गया। सतीश कहने लगा, जो कोई भी क्यों ना हो, राह का भिखारी होने पर भी दुख में पड़ने पर उसकी खबर लेनी चाहिए, नहीं तो मनुष्य जन्म ही व्यर्थ है। किंतु मैं उसके मकान के अंदर न जाऊंगा, गली के अंदर भी नहीं। मोड़ पर खड़ा रहूंगा, तू एक बार जाकर मालूम कराना कष्ट में पड़ी है या नहीं। कष्ट में तो अवश्य ही पड़ गई है, वह मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। इसलिए किसी तरह कुछ दे आना चाहिए। बिहारी चुपचाप पीछे चलने लगा। सतीश बोला, किंतु मुझसे ये बातें बताएगी नहीं, तुमसे तो कुछ भी छिपाएगी नहीं। तू समझ गया ना बिहारी? बिहारी ने फिर भी कोई बात नहीं कही। सावित्री की गली के मोड़ पर पहुंचकर सतीश खड़ा हो गया। बोला, अधिक देर मत करना। बिहारी ने गली में प्रवेश किया। सतीश आसपास इधर उधर टहलने लगा। दूर जाने का उसे साहस नहीं हुआ कि पीछे मूर्ख बिहारी उसको न देखकर और कहीं न चला जाए। 10 मिनट बाद ही बिहारी लौटकर बोला, वह नहीं है। सतीश ने उत्सुक होकर पूछा, कब लौटेगी? बिहारी बोला, वह अब ना आएगी। 2 महीने बीत रहे हैं, एक दिन भी ना आई। सतीश गैस के खंबे पर उठंग कर खड़ा हो गया। भीषण कंठ से बोला, झूठी बात है, तुझे धोखा दिया है। बिहारी ने भी दृढ़ भाव से सिर हिलाकर कहा, किसी ने धोखा नहीं दिया। सचमुच ही वह अब नहीं आती। सचमुच ही वह अपने घर चली गई है। उसके घर की वस्तुएं पड़ी हुई हैं। वे कौन ऐसी चीजें हैं बाबू कि उनके लिए मोह होगा? सतीश ने क्रुद्ध होकर कहा, वो कौन बहुत धनवान है कि मोह नहीं होगा? तू बिल्कुल ही मूर्ख है। इसलिए तू समझकर चला आया कि वह अब आती ही नहीं। क्या ये हो सकता है बिहारी? वह लापता हो गई है और किसी ने उसका पता नहीं लगाया? मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। बिहारी मौन होकर सिर झुकाए खड़ा रहा। सतीश बोला, मोक्षता क्या कहती है? वह नहीं जानती? मैं विश्वास नहीं करता। वह अवश्य ही जानती है। मैं जा रहा हूं उसके पास। बिहारी व्यग्र हो उठा। बोला, अब आप मत जाइए बाबू। क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों वे लोग छिपा रहे हैं? मैं क्या किसी को खा डालने के लिए आया हूं कि मुझसे छिपाना चुराना? मैं कहता हूं, जैसा भी हो सकेगा मैं जानूंगा कि वह कहां है। बिहारी ने डरकर कहा, उसकी मौसी का दोष नहीं है बाबू। सावित्री अपनी इच्छा से ही मकान छोड़कर चली गई, झगड़ा करके गई है, किसी को खबर देकर नहीं गई है। सतीश धमकाकर बोला, फिर भी तू कहता है कि वो कहकर नहीं गई है? जरूर बताकर गई है, अवश्य ही बताकर गई है। बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, लेकिन वह शहर में ही है। किसी जगह पर है? गधे की तरह मुंह बाए मत रह बिहारी। क्या हो गया बता। बिहारी क्षण भर स्थिर रहकर कुछ सोचकर बोला, आपको दुख होगा इसलिए, नहीं तो सब बातें सभी को मालूम है, मैं भी जानता हूं। सतीश अधीर हो उठा। क्या जानता है, बताना। बिहारी फिर भी चुप रहा। सतीश चिल्लाकर बोला, तेरे पैरों पर गिरता हूं हरामजादे, जल्दी बता।
बिहारी उसी क्षण भूमि पर सिर टेककर जूते की धूली सिर पर चढ़ाकर सिसकते हुए बोला, बाबू, मुझे आपने नरक में डुबो दिया। तनिक आड़ में चलिए कहता हूं। ये कहकर अंधेरी गली में घुसकर एक ओर खड़ा हो गया। सतीश सामने खड़ा होकर बोला, क्या है? बिहारी ने गला साफ करके कहा, सावित्री की मौसी का विचार है कि वह आपके पास है, लेकिन मैं जानता हूं ऐसी बात नहीं है। सतीश अधीर होकर बोला, तू खूब पंडित है, ये मैं भी जानता हूं। उसके बाद क्या है बता? रुकिए बाबू, बता रहा हूं, कहकर बिहारी फिर एक बार गला साफ करके बोला, मुझे खूब आशा हो रही है कि। क्या आशा हो रही है? बिहारी विवश होकर बोल उठा, वो कहीं चली गई है, उसी विपिन बाबू के पास ही। कौन? हमारा विपिन? हाँ बाबू, वे ही। हाँ हाँ, वहां बैठिएगा मत, स्नान करना पड़ेगा, दुनिया भर के लोग वहां ही। सतीश ने उस बात को कानों में ही जाने नहीं दिया। उस ओर की दीवार पर पीठ टेककर सीधा खड़ा होकर सूखे गले से उसने पूछा, तो फिर उसकी मौसी ने कैसे समझा कि वो मेरे पास है? बिहारी ने कहा, सावित्री ने जिस दिन विपिन बाबू को अपमानित करके विदा किया, उस दिन स्पष्ट रूप से उसने कहा था वो सतीश बाबू के सिवा और किसी के पास न जाएगी। मकान के लोग आड़ में रहकर उन लोगों का झगड़ा सुन रहे थे। सतीश ने उठकर पूछा, तो तुझे किस तरह पता लगा कि वो विपिन बाबू के पास गई है? बिहारी चुप रहा। सतीश ने कहा, बता। बिहारी फिर एक बार हिचकिचा गया। सावित्री के आगे वही जो ना बताएगा कहकर घमंड दिखाया आया था, वह बात याद पड़ गई। बोला, मैं अपनी ही आंखों से देख आया हूं। सतीश चुपचाप सुनने लगा। बिहारी ने कहा, घर बदलने के दूसरे दिन दोपहर को मैं आया था, तब विपिन बाबू सावित्री के बिछौने पर सो रहे थे। सतीश ने डांट कर कहा, झूठी बात है, सावित्री कहाँ थी? सावित्री उस कमरे में थी। बाहर निकलकर उसने मुझे चटाई बिछाकर बिठाया, पूछने लगी, बाबू लोग नाराज हुए या नहीं? हम लोगों ने घर बदल क्यों लिया? यही सब। फिर उसके बाद मैं बिगड़कर लौट आया, तब वो बाबू के साथ चली गई। इतने दिनों तक तूने क्यों नहीं बताया? बिहारी मौन रहा। सतीश ने पूछा, तूने स्वयं अपनी आंखों से देखा है या सुना है? नहीं बाबू, अपनी ही आंखों से देखी हुई ये घटना है, बहुत ध्यान से देखा है। मेरे पैर छूकर शपथ ले, तेरी आंखों से देखी हुई बात है। ब्राह्मण के पैरों पर हाथ रख रहा है, याद रहे। बिहारी सतीश के पैरों पर हाथ रखकर बोला, ये बात मुझे दिन रात याद रहती है बाबू, मेरी अपनी ही आंखों की देखी हुई घटना है। सतीश ने पल भर चुप रहकर कहा, तू डेरे पे चला जा, उपेंद्र भैया से कहना आज रात को मैं भवानीपुर जाऊंगा, लौटूंगा नहीं। बिहारी को विश्वास नहीं हुआ, वो रोने लगा। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, ये क्या है रे, रोता क्यों है? बिहारी ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, बाबू, मैं आपके लड़के की तरह हूं, मुझसे छिपाइएगा मत, मैं भी साथ चलूंगा। सतीश ने कहा, क्यों? बिहारी ने कहा, बूढ़ा तो हो गया हूं जरूर, लेकिन जाति का अहीर हूं। एक लाठी मिल जाने पर अब भी 5-6 आदमियों का सामना कर सकता हूं। हम दंगा भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मरना भी जानते हैं। सतीश ने शांत स्वर से कहा, मैं क्या दंगा करने जा रहा हूं, मूर्ख कहीं का। ये कहकर वह चला गया। बिहारी अब जान गया बात झूठी नहीं है। तब आंखें पोंछकर वह भी चला गया। सतीश मैदान की तरफ तेजी से जा रहा था। कहाँ जाना होगा इसका निश्चय उसने नहीं किया, लेकिन कहीं उसको मानो शीघ्र ही जाना पड़ेगा।
इस बात को वह निसंदेह अनुभव कर रहा था कि एक ही क्षण में उसके चेहरे पर एक ऐसा भद्दा परिवर्तन हो गया है जिसे किसी जाने पहचाने आदमी को दिखाना उचित नहीं। मैदान के एक सुनसान भाग के नीचे बेंच पड़ी हुई थी। सतीश उसके ऊपर जाकर बैठ गया और निर्जन स्थान को देखकर शांति मिली। अंधेरे में वृक्ष के नीचे बैठकर पहले ही उसके मुंह से निकल पड़ा, अब क्या करना चाहिए? ये प्रश्न कुछ देर तक उसके कानों में अर्थहीन प्रलाप की भांति घूमता रहा। अंत में उसको उत्तर मिला, कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसने प्रश्न किया, सावित्री ने ऐसा क्यों किया? उत्तर मिला, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है जिससे नए सिरे से उसको दोष दिया जा सके। उसने प्रश्न किया, इतना बड़ा अविश्वास का काम उसने क्यों किया? उत्तर मिला, कौन सा विश्वास उसने तुमको दिया था, ये पहले बताओ। सतीश कुछ भी बता न सका। वस्तुतः उसने तो कोई झूठी आशा दी नहीं थी। एक दिन के लिए भी उसने छलना नहीं की, बल्कि वह बार बार सतर्क करती रही है, शुभकामना प्रकट करती रही है, बहन से भी अधिक स्नेह करती रही है। उस रात की बातें उसने याद की। उस दिन निष्ठुर होकर उसको घर से निकाल कर उसने बचाया था। कौन ऐसा कर सकता है? कौन अपनी छाती पर वज्र रख उसको सुरक्षित रख सकता था? सतीश की आंखों की पलकें भीग गईं, किंतु ये संशय उसका किसी भी प्रकार से दूर न हो सका कि इस उत्तर में कहीं मानो एक भूल हो रही है। उसने फिर प्रश्न किया, किंतु उसको तो मैंने प्यार किया है। उत्तर मिला, क्यों प्यार किया? क्यों जानबूझकर तुम कीचड़ में उतर गए? उसने प्रश्न किया, ये मैं नहीं जानता। कमल लेने जाने पर भी तो कीचड़ लगता है। उसे उत्तर मिला, यह है पुरानी उपमा, काम में नहीं आती। मनुष्य अपने घर में आते समय कीचड़ धोकर कमल ले जाते हैं। तुम्हारा कमल ही कहाँ, और ये कीचड़ तुम कहाँ धोकर अपने घर लाते? उसने प्रश्न किया, अच्छा, भले ही मैं घर नहीं आता। उत्तर मिला, छी, उस बात को मुंह पर भी मत लाना। इसके बाद कुछ देर तक मौन होकर नक्षत्र भरे काले आकाश की तरफ देखकर एकाएक बोल उठा, मैंने तो उसकी आशा छोड़ ही दी थी। उसे मैं पाना भी नहीं चाहता था, किंतु मुझे उसने इस प्रकार अपमानित क्यों किया? एक बार पूछ क्यों नहीं लिया? किस दुख से वह ये काम करने गई? रुपए के लोभ से किया है? ये बात तो किसी प्रकार मैं सोच नहीं सकता। विपिन की तरह आचरण भ्रष्ट शराबी को मन ही मन में उसने प्यार किया था, इस बात पर विश्वास करूं तो किस तरह? तो फिर क्यों? गंगा जी की शीतल वायु लगने से उसे जाड़ा लगने लगा। वह ज्यों ही चादर नीचे से ऊपर तक ओढ़कर आंखें बंद करके बेंच पर लेट गया, त्यों ही सावित्री का चेहरा उज्जवल होकर स्पष्ट हो उठा। कलंक की कोई भी कालिमा उसके चेहरे पर नहीं है। गर्व से दीप्त, बुद्धि स्थिर, स्नेह से स्निग्ध, परिणत यौवन के भार से गंभीर, तो भी रसों से लीलाओं से चंचल। वही चेहरा, वही हंसी, वही दृष्टि, संयत परिहास, सबसे ऊपर उसकी वह अकृत्रिम सेवा। इस प्रकार स्नेह उसे इतनी उम्र में कब कहाँ मिला था? भस्माच्छादित अग्नि की भांति उसके आवरण को लेकर खेल मचाते समय जो अग्नि बाहर निकल पड़ी है, उसकी जलन से किस तरह, किस रास्ते से भागकर आज वो मुक्ति पावेगा? मुक्ति पा लेने से भी क्या हो जाएगा? उसकी दोनों आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। आंसू को उसने रोकना नहीं चाहा, आंसू को पोंछ डालने की इच्छा भी नहीं की। आंसू इतना मधुर है, आंसू में इतना रस है। आज वह अपने परम दुख में ये प्रथम उपलब्धि करके सुखी हो गया,
और जिसको उपलक्ष्य करके इतने बड़े सुख का आस्वाद वह जीवन में पहले प्राप्त कर सका, उसी को लक्ष्य कर दोनों हाथ जोड़कर उसने नमस्कार किया। सतीश चाहे जैसा भी क्यों ना हो, भगवान हैं, उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। छोटे बड़े सभी को एक दिन उनके सामने उत्तरदायी के रूप में विवरण देना पड़ता है। इन बातों पर वह निस्संदेह विश्वास करता था। आंखें पोंछकर वो उठ बैठा और मन ही मन बोला, भगवान, किसके हाथ से तुम किस समय किसको क्या देते हो कोई बता नहीं सकता। आज तुम्हारी ही आज्ञा से सावित्री है दाता, मैं हूं भिखारी। इसलिए वह भली हो बुरी हो ये विचार और जो कोई भी करे मैं ना करूं। मेरे हृदय में सब जलन विद्वेष तुम पहुंच डालो, उसके विरुद्ध मैं कृतघ्न ना बनूं। उधर ज्योतिष साहब के मकान में संध्या के पश्चात बैठक खाने में सरोजनी, ज्योतिष, उपेंद्र और दूसरे एक नाटे कद का दाढ़ी मूछ साफ किए हुए हिष्टपुष्ट भले आदमी बैठे हुए हैं। इनका शुभ नाम है शशांक मोहन। ये विलायत हुए आए हैं, इसलिए साहब है। थोड़े ही दिनों में सरोजनी के प्रति आकृष्ट हो गए हैं और इसे प्राणपण से व्यक्त कर देने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। वह प्रयास कहाँ तक सफलता की ओर अग्रसर होता जा रहा था, इसे केवल विधाता ही जान रहे थे। आज सतीश का प्रसंग छिड़ गया था। उपेंद्र उसके असाधारण शारीरिक बल और अलौकिक साहस का इतिहास समाप्त करके आश्चर्यजनक कंठ स्वर और उसकी उपेक्षा आश्चर्यजनक शिक्षा की बात उठा चुके थे। निकट ही सोफे पर बैठी हुई सरोजनी दोनों हाथों पर अपनी ठुड्डी रखकर झुकी पड़ी हुई उदासीन चित्त से सुन रही थी। उसी समय बिहारी ने भग्न दूत की भांति कमरे में प्रवेश करके सतीश के भवानीपुर चले जाने का समाचार घोषित कर दिया। उपेंद्र ने आश्चर्य में पड़कर प्रश्न किया, उसके कौन है वहां? बिहारी संक्षेप में नहीं जानता कहकर चला गया। सतीश के लिए सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, अतएव सभी निराश हो गए। सरोजनी सीधी होकर बैठ गई और हठात लंबी सांस लेकर बोली, तो अब क्या होगा? ज्योतिष उनके मुख की ओर देखकर स्नेह के साथ धीरे से हंस पड़े, लेकिन केवल शशांक मोहन निराश न हुए, बल्कि प्रसन्न होकर प्रस्ताव किया, अब सरोजनी ही कर्णधार बन जाए। संगीत से कितने परिमाण में आनंद प्राप्त करने की शक्ति उनमें थी, इसे वही जानते थे। लेकिन सरोजनी के आपत्ति प्रकट करते ही वे बोल उठे, वरन मैं तो कहता हूँ, पुरुषों को गीत गाना उनके लिए भूल है। उनका गला स्वभावतः ही मोटा और भारी होता है, इसलिए उनकी शिक्षा कितनी ही क्यों ना हो और कितनी ही अच्छी तरह गाने का प्रयत्न क्यों ना करें, किसी तरह सुनने योग्य नहीं हो सकता। इस कथन का और किसी ने यद्यपि कुछ विरोध नहीं किया, लेकिन सरोजनी ने किया। वह बोली, आपके लिए अवश्य ही योग नहीं है। हारमोनियम पियानो के नीचे भारी मोटे पर्दों को तैयार करना संभवतः भूल है, लेकिन फिर भी वे सब तैयार हो रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। शशांक मोहन के पास इस बात का उत्तर नहीं था। वह अपने गोरे चेहरे को जरा लाल बनाकर कोई बात करने जा रहे थे, लेकिन सरोजनी एकाएक उठ खड़ी हुई, बोली, माँ को खबर दे आऊं, नहीं तो वे खाना लेकर बैठी रहेंगी। उपेंद्र चौंक कर बोले, ओहो, उसका खाना पीना संभवतः उधर ही हो रहा होगा, हम्बग। उपेंद्र के कथन में आंतरिक स्नेह के सिवा और कुछ भी नहीं था, और सतीश उनका अत्यंत स्नेह पात्र यदि न रहता तो वे ये बात मुंह से निकाल भी न सकते थे। इस बात को सरोजनी ने भली भांति समझकर हंसकर कहा, ये आपका भारी अन्याय है। उनकी रुचि यदि आपकी कुरुचि के साथ ना मिले तो दोष आपका ही है, उनका नहीं। अच्छा, माँ को बताकर आती हूँ, कहकर सरोजनी शीघ्रता के साथ बाहर चली गई।
उसके चले जाने पर तुरंत ही शशांक मोहन उपेंद्र की ओर घूमकर बोले, आपके मित्र संभवतः बड़े कट्टर सनातनी हैं? उपेंद्र जरा हंसकर बोले, कम नहीं, पूजा आदिक भी करता है। सतीश कभी कभी छिपकर शराब पीता था। ये बात वह जानते नहीं थे, शायद सपने में सोच नहीं सकते थे। शशांक मोहन ने पूछा, वह करते क्या हैं? उपेंद्र बोले, कुछ भी नहीं, कभी वो कुछ करेगा ऐसी आशा भी किसी को नहीं है। इस समाचार से शशांक मोहन के मन के ऊपर से मानो एक पत्थर उतर गया। प्रसन्न होकर बोले, इसी पर। ज्योतिष इतनी देर तक मौन रहकर सुन रहे थे। उपेंद्र को लक्ष्य करके बोले, ये बात तो उचित नहीं है उपेंद्र, शारीरिक उत्कर्ष क्या कुछ भी नहीं है? इसके सिवा मैं तो उनकी गान विद्या पर मुग्ध हो गया हूँ। जो कुछ उन्होंने किया है हमारे देश में, उसके योग्य सम्मान यदि उसको न मिला तो दुख की बात है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन वह दोष तो हम लोगों का ही है, उसका नहीं। और सच बात तो ये है कि मुझे तो तुम्हारे मित्र को देखकर सचमुच ही ईर्ष्या होती है। अच्छी बात है, बूढ़े की आमदनी कितनी है जी? उसी समय सरोजनी ने चुपचाप कमरे में प्रवेश करके अपने भैया की कुर्सी की पीठ पर हाथ टेककर खड़ी होकर पूछा, किसकी भैया? ज्योतिष ने कहा, सतीश बाबू के पिता की। उपेंद्र बोले, ठीक नहीं जानता, संभवतः लगभग 2 लाख। ज्योतिष दोनों आंखें फाड़कर बोला, राजा है क्या जी? उपेंद्र बोले, नहीं, राजा नहीं, किंतु सदा से ही वे बड़े जमींदार हैं। उस पर वृद्ध ने विशेष रूप से आमदनी बढ़ा ली है। ज्योतिष कुर्सी पर उठंग कर एक लंबी सांस लेकर बोले, बिल्कुल ही सौभाग्य के प्रिय पुत्र। स्वास्थ्य, शक्ति, रूप, ऐश्वर्य, मनुष्य जिन सबकी कामना करता है, एक पात्र में सभी विद्यमान हैं। उपेंद्र हंसने लगे। अंत में बोले, एक भयंकर दोष भी है, दूसरों का दोष अपने ऊपर ले लेता है। असमय में अपने सिर विपत्ति ढोकर यदि मर ना जाए तो तुम जो कह रहे हो वो सब ठीक ही है। ज्योतिष सीधे होकर उठ बैठे, बोले, विपत्ति ढोकर मर जाएगा क्यों? उपेंद्र बोले, असंभव नहीं है और पहले हो भी चुका है। क्रोध नाम की वस्तु उसके शरीर में जैसी भयंकर है, प्राणों का मोह भी ठीक उसी परिमाण में कम है। इस कलयुग में रहते हुए भी जिनकी न्याय अन्याय संबंधी धारणा सत्युग की भांति रहती है और क्रोध में आ जाने से जिसको हिताहित का ज्ञान नहीं रहता, उनके बचे रहने या ना रहने पर मैं तो अधिक विश्वास नहीं रखता। सह सकना भी एक शक्ति है। बिना मांगी सहायता करने का लोभ रोक रखना भी विशेष अवस्था में आवश्यक होता है। इसको तो वह समझता ही नहीं। वो मानो उस युग के यूरोप का नाइट है, इस युग में बंगाल में आकर जन्म ग्रहण किया है। ज्योतिष हंसकर बोले, लेकिन कुछ भी कहो, सुनकर श्रद्धा उत्पन्न होती है। उपेंद्र बोले, नहीं भी होती। संसार में रहना है तो बहुत सी छोटी मोटी बुरी वस्तुओं को तुच्छ मान लेना पड़ता है। ये शिक्षा आज तक उसे नहीं मिली है। किसी दिन होगी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन यदि नहीं हुई तो अंतिम परिणाम अच्छा ना होगा, उसका भी नहीं, उसके आत्मीय मित्रों का भी नहीं। ज्योतिष बोले, लेकिन तुम उसके आत्मीय मित्र हो, तुम क्यों नहीं सिखाते? उपेंद्र के मुंह पर हंसी फूट पड़ी। बोले, मैं उसका मित्र हूं अवश्य, लेकिन इस शिक्षा का भार ऐसे मित्र पर नहीं है जो सब मित्रों से बड़े होंगे, जो सभी आत्मियों से ऊपर आत्मीय होंगे। इस विद्या को या तो वे ही सिखाएंगे या चिरकाल तक उसको अशिक्षित ही रहना होगा। सरोजनी इतनी देर तक मौन होकर सुन रही थी। अब मुंह घुमाकर शायद उसने जरा हंसी छिपा ली। उपेंद्र बोले, किंतु सतीश की बात आज यहीं तक, मुझे उठना पड़ेगा,
2 चिट्ठियां लिखनी हैं। ज्योतिष को भी आवश्यक कागज पत्र देखने थे। उनका भी बैठना असंभव नहीं था, इसलिए वे भी उठने उठने ही कह रहे थे। किंतु सबसे पहले उठ पड़ी सरोजनी। इस बार जान पड़ा मानो उसने उपेंद्र को कुछ कहना चाहा, किंतु अंत में कुछ भी नहीं कहा। किसी को भी एक छोटा नमस्कार तक भी नहीं किया। अन्यमनस्क की भांति वह धीरे धीरे बाहर चली गई। आज की सभा जैसी जमने की बात थी, उस तरह वह जम नहीं सकी, बल्कि भंग हो गई, और वह भी बुरी तरह। उपेंद्र ना तो कुछ जानते ही थे, ना वे कुछ जान सके। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन, भाग 15, कथावाचक निधि सहगल।